नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 18 तारीख देश की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन था। आपको मालूम है कि 18 तारीख को एक तरफ इंडिया की मीटिंग हुई थी, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक भी हुई थी। आपको मालूम है कि कहा तो ये जा रहा है कि 18 तारीख को एक इतिहास रचा गया था और 18 तारीख को देश की दिशा और दशा बदलने की भी बात कही गई थी। लेकिन देखिए अब सवाल कई है। सवाल ये भी है कि आखिर बैठक में निकल कर क्या आया था। देखिए बैठक तो हो गई है, लेकिन अब अंदर खाने में क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं, क्या कुछ डिसाइड हुआ है और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव 2024 भी अब काफी करीब है। तो ऐसे में आज हम इसी मौजू पर बातचीत करने वाले हैं और इस मौजू पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि इंडिया बनाम एनडीए, या फिर हम ये कहें कि इंडिया बनाम मोदी, क्या लगता है अंदर खाने में क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, जो चर्चा हम करना चाहते हैं उस चर्चे को हम बिहार की परिधि में शामिल रखते हैं, ठीक है ना। बिहार से बाहर नहीं निकलते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटें, जो आपने बात कही इंडिया बनाम एनडीए या इंडिया बनाम मोदी, ठीक है। तो देखिए, एक ओर मोदी को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी ओर फिर आएगा मोदी ही, ठीक है। हाँ, तो ये दो नारे हैं, ठीक है ना। आप यदि इंडिया की बात करना चाहते हैं तो देखिए, इंडिया नाम तो रख दिया गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ डिसाइड नहीं है। मुंबई की बैठक के लिए छोड़ा गया है कि कौन सी कमेटी बनेगी, कौन चेयरपर्सन होगा, कौन कन्वेनर होगा, नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी बिहार के मसले में, यह भी देखा जाना है, क्योंकि शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की थी। और जब हम बिहार की परिधि में बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो बिहार में 6 पार्टियां शामिल दिखती है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि वहाँ माले नहीं था, ठीक है ना। हाँ, वहाँ वामपंथ था, लेकिन माले नहीं था। खैर चलिए, लेकिन माले की बड़ी भूमिका है बिहार के महागठबंधन में। तो बिहार में महागठबंधन के भीतर, जो अब इंडिया ही कहा जाएगा, वहाँ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात बहुत लंबे अरसे से चलती रही है, लेकिन वो कमेटी बन नहीं पाई। बिहार में जो इंडिया के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, वे अभी मंत्रिमंडल विस्तार में फंसे हुए हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अब मंगलवार को हो जाए, बुधवार को हो जाए, और कौन कौन लोग मंत्री शामिल होंगे, इसी पर बहस चल रही है। किनके विभाग बदले जाएंगे, कौन ड्रॉप होगा, इसके बाद बातचीत होगी। जो 40 सीटें हैं उनका बंटवारा कैसे होगा। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो आपस में बंटवारा कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस को कम सीटों पर मनाना एक बड़ा टास्क होगा। लेफ्ट के लिए कितनी सीटें आप छोड़ेंगे, माले के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगे, यह बड़ी बात होगी। तो ये बात तो इंडिया की हुई। अब देखिए, यदि हम एनडीए की बात करते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको पता है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, और बीजेपी को भी इस बात की समझ है कि बिहार की डगर जो है वो बहुत कठिन है। इसलिए 2019 में बीजेपी ने सिर्फ नीतीश कुमार और रामविलास पासवान को साथ रखा था, लेकिन इस बार चिराग पासवान भी लाए गए, जीतन राम मांझी भी लाए गए, उपेंद्र कुशवाहा भी लाए गए, और पशुपति पारस भी, ठीक है। मुकेश सहनी लाए जा सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी बहुत कठिन शर्तों की बात कर रहे हैं, इसलिए गाड़ी फंसी हुई है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 18 तारीख की बैठक के पहले जो लोग आ चुके हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इनकी बातचीत अमित शाह से हो चुकी है, और सीटों पर भी बात हुई है मोटे तौर पर कि आपको कितनी सीटें दी जाएंगी और कौन सी सीटें होंगी, कौन सी सीट ये चाहते हैं। देखिए, हर सहयोगी दल, बीजेपी का भी ये चाहता है कि उसे वह सीट मिले जिस पर जीत 100% तय हो, ठीक है ना, क्योंकि डगर कठिन है, लड़ाई भीषण है, और 1 to 1 फाइट होगा तो और भी कठिन लड़ाई होगी। तो इसलिए सहयोगी दलों की कोशिश से उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं, चिराग पासवान भी चाहते हैं, पशुपति पारस भी चाहते हैं, और जीतन राम मांझी भी चाहते हैं। जीतन राम मांझी के बारे में पहले बात कही जा रही थी कि एक ही सीट पर राजी हैं, अब तो 3 चाहते हैं। हाँ, अब 3 चाहते हैं। नवादा की बात कर रहे हैं, नवादा में कोई रोमित कुमार हैं, उनकी बात चल रही है, हम पार्टी के साथ लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। लेकिन नवादा के बारे में आपको यह भी समझना होगा कि वहाँ चंदन सिंह हैं,
जो लोजपा से जीते थे। बिल्कुल। और चंदन सिंह मतलब नवादा की केमिस्ट्री मुंगेर से मेल खाती है। अच्छा। यदि चंदन सिंह के लिए इधर से दरवाजा बंद हुआ तो महागठबंधन का दरवाजा खुल जाएगा क्योंकि फौरन। मुंगेर प्रभाव और मुंगेर असामान्य सीट है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को स्पष्ट कर दी है, अच्छा। और वह बात यह है कि आप मेरी सीटों पर नजर मत डालिए। अच्छा, ये स्पष्ट कर दिया ये गया है स्पष्ट पहले कर से। दिया गया है। जी। देखिए अब सहयोगी दल कितने मजबूत हैं और जब सीटों की बातचीत के लिए बैठेंगे तो क्या वे नीतीश कुमार की तरह इतने हिम्मत दिखा पाएंगे, इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे, यह देखने की बात होगी। तो पहले यह समझना होगा कि बीजेपी के पास कौन सी सीटें हैं। 17 सीटें जीती हुई हैं जी। 2019 में। यदि हम चर्चा कर लें, मुजफ्फरपुर अजय निषाद, मधुबनी अशोक यादव, बक्सर अश्विनी चौबे, सासाराम छेदी पासवान, बेतिया संजय जायसवाल, बेगूसराय गिरिराज सिंह, दरभंगा गोपाल जी ठाकुर, महाराजगंज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उजियारपुर नित्यानंद राय, अररिया प्रदीप सिंह, आरा राजकुमार सिंह, मोतिहारी राधा मोहन सिंह, सारण राजीव प्रताप रूरी, पाटलिपुत्र रामकृपाल यादव, शिवहर रमा देवी, पटना साहिब रविशंकर प्रसाद, औरंगाबाद सुशील कुमार सिंह। तो देखिए ये 17 सीटें बीजेपी ने जीती। यहाँ तो नजर नहीं डालना है। इधर नजर मत डालिए। हमें किसी को बदलना होगा, किसी का टिकट काटना होगा तो वो हम तय करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एज फैक्टर को लेकर कई चर्चाएं चलती हैं, जिसके कारण अश्विनी चौबे, राजकुमार सिंह, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, रमा देवी, राजकुमार सिंह, इनके टिकट पर सवाल पैदा होता है यदि वह फार्मूला लागू हो गया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि मेरी सीटों पर नहीं। हाँ, यहाँ जो परिवर्तन करना होगा या जो फैसले करने होंगे वो हम खुद करेंगे। इसलिए आप उन सीटों पर नजर दीजिए जो सीटें 2019 में जेडीयू ने जीती थी। जेडीयू ने 16 सीटें जीती, ठीक है ना। तो और 6 सीटें लोजपा ने जीती थी। तो लोजपा में भी अब 2 हिस्से हैं, पशुपति पारस सांसद तो उनके ही पास है 5। लेकिन आपको यह भी खबर है कि पारस गुट के कई सांसद चिराग पासवान की देहरी पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं चिराग पासवान के पास जो सांसद नहीं पहुंचे हैं पारस गुट के, उनमें से एक सांसद पहले चिराग पासवान के पास गए, फिर अब नीतीश कुमार के पास भी पहुंच गए हैं। महबूब अली कैसर खगड़िया वाले पहले तो चिराग पासवान के पास ही गए थे। तो बीजेपी कह रही है कि जेडीयू की सीटें आप देखिए उधर आपकी संभावनाएं कहां बनती है। लेकिन आप याद रखिएगा 2014 के चुनाव को। 2014 में नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, आरजेडी कांग्रेस साथ लड़ रही थी और बीजेपी अकेले लड़ रही थी। लेकिन 2014 में बीजेपी ने कई ऐसी सीटें जो जीती थी वह 2019 में जब नीतीश कुमार साथ आए तो उन्हें दे देना पड़ा था, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी झुक गई थी। कौन सी सीटें आप याद कीजिए। सिवान में 2014 में ओम प्रकाश यादव जीते थे, लेकिन वह सीट जेडीयू को मिली, वहां से कविता सिंह जीती। आप याद कीजिए गोपालगंज जनक राम जीते थे, लेकिन वह सीट 2019 में जेडीयू को दी गई, आलोक सुमन जीते। आप याद कीजिए गया 2014 में हरि मांझी जीते थे, लेकिन जेडीयू को दी गई 2019 में, विजय मांझी जीते। आप याद कीजिए वाल्मीकि नगर सतीश चंद्र दुबे, यह सीट जेडीयू के खाते में गई। पहले बैद्यनाथ प्रसाद महतो जीते, बाद में सुनील महतो जीते। ठीक इसी प्रकार से झंझारपुर वीरेंद्र कुमार चौधरी बीजेपी के सांसद थे 2014 में, लेकिन 2019 में बीजेपी को लड़ने का मौका ही नहीं मिला, रामप्रीत मंडल को टिकट मिला। तो बीजेपी इन सीटों पर नीतीश कुमार के सामने झुक गई। तो बीजेपी का एक फार्मूला यह भी है कि 30 पर हम लड़ेंगे, 10 पर बाकी सहयोगी दल लड़ेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है, नहीं हो सकता यदि सहयोगी दलों को लेना है, ठीक है ना। चिराग पासवान 6 से कम पर मानेंगे नहीं। पशुपति कुमार पारस का एडजस्टमेंट कैसे करना है, चाचा भतीजा पशुपति कुमार पारस की पार्टी की प्राथमिकता है। मतलब पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज समस्तीपुर से। देखिए चिराग पासवान के बारे में तो फैसला ये हो चुका है कि वे हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पारस भी मानने को तैयार नहीं है कि हम हाजीपुर किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो तो लगता है उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक, छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान के पास वोट बैंक है और चिराग पासवान
के लिए पशुपति कुमार पारस की बलि बीजेपी दे सकती है। अब चाचा भतीजा दोनों एक हो जाएं, परिवार में मुखिया की बात चल रही है। हालांकि दोनों पक्ष कहता है अब यह संभव नहीं है। पशुपति पारस तो कह चुके हैं कि सूरज पश्चिम में उग सकता है, लेकिन अब दोनों पार्टियां, चिराग पासवान यह भी शर्त लगा रहे हैं कि मुझे मेरी पुरानी पार्टी मतलब लोजपा वापस करा दी जाए। इसका मतलब मुझे बंगला छाप दिला दिया जाए। देखिए 2014 में एक और हुआ था। 2014 में नवादा में गिरिराज सिंह जीते थे, लेकिन 2019 में नवादा लोजपा को मिल गया था, चंदन सिंह जीते। क्योंकि 2014 में बिहार नालंदा लोजपा ने लड़ा था मामूली मतों के अंतर से। नीतीश कुमार के जिले में सत्यानंद शर्मा उम्मीदवार थे, बहुत कम वोटों से हारे थे। तो लोजपा ने 2019 में जब नालंदा छोड़ा तो उन्होंने ले लिया नवादा, ठीक है ना। तो इन बातों को, चूंकि 2014 में 7 सीटें पर लड़ी थी, 2019 में 6 सीटें हो गई थी, एक राज्यसभा की सीट मिल गई थी, रामविलास पासवान राज्यसभा चले गए थे। तो अब देखना है कि सहयोगी दल जैसे उपेंद्र कुशवाहा ये तय कर चुके हैं कि काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, काराकाट से चुनाव लड़ाने में बीजेपी को भी कोई परेशानी नहीं होनी है, क्योंकि 2019 में काराकाट में जेडीयू के सांसद जीते। ठीक है, तो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का तय है। और यदि हम सहयोगी दलों की बात करें तो देखिए, यदि जीतनराम मांझी गए हैं, 3 सीट मांग रहे हैं। हाँ, 3 सीट मांग रहे हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता उनके बेटे हैं संतोष सुमन। तो संतोष सुमन तो देखिए गया से चुनाव लड़ेंगे, और यह सीट भी अब जेडीयू के खाते में ही है, 2014 में बीजेपी के खाते में थी, ठीक है ना। तो इसलिए वहां सहमति बन चुकी है। लेकिन अब यदि मुकेश सहनी आते हैं बिल्कुल, तो क्या होगा? मुजफ्फरपुर से तो फिर घटना पड़ेगा। नहीं, वो तो घटना ही पड़ेगा। हाँ। बीजेपी की सीट है मुजफ्फरपुर जैसा और सबसे सिक्योर सीट है मुकेश सहनी के लिए। बिल्कुल। हाँ, कहा यह जाता है बिहार की 40 सीटों में कि जो बीजेपी के लिए सर्वाधिक सुरक्षित सीटें हैं, उनमें आप पटना साहिब का नाम लेते हैं, उनमें आप मुजफ्फरपुर का नाम लेते हैं, उनमें आप गोपालगंज का नाम लेते हैं, ठीक है ना, ऐसी सीटें। या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें तो हाजीपुर का नाम लेते हैं। तो ऐसी सीटें हैं, ठीक है ना। तो अब सहयोगी दलों को देखना है कि जिन सीटों पर अधिक फाइट है उन सीटों में से वे अपने लिए कौन सी सीट निकाल पाते हैं, ठीक है ना। जीतनराम मांझी 3 मांगना संभव ही नहीं है, ठीक है ना। महागठबंधन में मिल गया था, औरंगाबाद भी मिल गया था, औरंगाबाद में बीजेपी के सांसद है सुशील कुमार सिंह, कहाँ टिकट कट रहा है। तो इन चीजों को अब देखना होगा कि जब बैठेंगे सीटों की बातचीत के लिए। ठीक इसी प्रकार से इंडिया जो महागठबंधन है, 16 सीटें जेडीयू ने जीत रखी है। आरजेडी तो नीलबट्टा सन्नाटा है, ठीक है, हाँ। लेकिन जेडीयू को भी कई सीटें, जीती हुई सीटें आरजेडी के लिए छोड़नी होगी, क्योंकि यादव बाहुल्य क्षेत्रों में 2019 में नीतीश कुमार जेडीयू के मतलब एनडीए उम्मीदवारों को जीत मिल गई थी। तो अब यादव सीटों पर आरजेडी चुनाव न लड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यह देखने की बात होगी। जहां मुस्लिम्स हैं वहां न लड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? यह देखने की बात होगी। मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, ठीक है। पप्पू यादव का क्या होता है? पप्पू यादव कह रहे हैं नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं लेकिन बुलावा ही नहीं आ रहा है। तो वे यह भी कह रहे हैं कि महागठबंधन की ओर जाना चाहते हैं, हम सबसे अधिक हमलावर हैं इंडिया के खिलाफ। तो ये देखने की बात होगी, तो देखिए ये डगर जो है ये काफी मुश्किल भरी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि कुछ महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। तो आने वाला वक्त तय करेगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो आप भी इसी तरह से बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया आपका।